देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अभी चीन भारत को घेरने के लिए वो साउथ एशिया से इंडिया को हटाकर जो अभी भारत के पड़ोसी देश है, उनको अपने कंट्रोल में लेकर वैश्विक मंच पर अपना दबदबा बढ़ाने के लिए अभी जो सार्क ग्रुप जो हमारे साउथ एशिया का एक ग्रुप था, उसको रिप्लेस करने के लिए एक नया ग्रुप ट्राइलेटर ग्रुप बनाया। और सबसे बड़ी बात, जिसमें साउथ एशिया का सबसे बड़ा लीडर इंडिया है ही नहीं। जी हाँ, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 3 देश है। और इन्होंने अपना पहला समिट चीन के यूनान में बड़ी आसानी से कर भी लिया है। अब देखिए, इस समिट का बड़ी आसानी से होना इसलिए भी खतरा है क्योंकि चाइना जो ईस्ट एशिया में आता है और भारत साउथ एशिया में आता है, और पूरी दुनिया साउथ एशिया में भारत को सबसे बड़ा लीडर देखती है। और ये बात चाइना को चुभने लगी क्योंकि चाइना जिस ईस्ट एशिया में आता है, वहां पर ऑलरेडी चाइना को टक्कर देने वाले देश जापान, साउथ कोरिया जैसे शक्तिशाली देश बैठे हैं। तो वहां चाइना का ज्यादा दबदबा नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पर चीन को ज्यादा चुनौती मिलती है। तो इसलिए अब चीन साउथ एशिया में पावर बढ़ाना चाहता है क्योंकि यहाँ भारत अकेला देश है। ठीक है, अगर आप ऐतिहासिक रूप से भी देखेंगे तो साउथ एशिया भारत का इलाका रहा है और यहाँ पर भारत का अभी तक दबदबा रहा है। और इस बात से अब चीन को जलन हो रही है कि अब भारत ही इस साउथ एशिया के इलाके का बॉस नहीं है, हम भी है। और और अब हम जानेंगे कि ये एशिया में ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, इसमें कौन कौन से देश है। और जिस साउथ एशिया के सार्क ब्लॉक में जो भी आज के पड़ोसी देश थे, वो अब चाइना के इस नए ट्राइलेटरल ग्रुप की गोदी में क्यों जाके बैठ गए हैं। और कैसे आज की भारत की इस सॉफ्ट विदेश नीति के फायदे ये पड़ोसी देश उठाने के बाद आज भारत से डरने की बजाय एक सेकंड भी बिना सोचे समझे चाइना के मकसद को पूरा करने के लिए उनके साथ जाके खड़े हो गए। और ये भी बात करेंगे कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट के बाद जो भारतीय मोहम्मद यूनुस के पीएम बनने पर मिठाइयां बांट रहे थे, वो इस मुद्दे पर क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी इसकी डिटेलिंग बता देता हूँ कि अभी जो चाइना ने सार्क ग्रुप को रिप्लेस कर जो नया बायलैटरल ग्रुप भारत को काउंटर करने के लिए बनाया है, ये ब्लॉक या ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं और एशिया में ऐसे कितने ग्रुप है और इनमें कौन कौन से देश है। और ये भी समझेंगे कि इन ग्रुप्स को कैसे कल चाइना भारत के खिलाफ खड़ा करके भारत पर दबदबा खत्म करने की कोशिश करेगा या फिर कम करने की कोशिश करेगा। तो आने वाले 5-7 मिनट आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए क्योंकि वो सच्चाई अब चाइना की आपको पता पड़ेगी जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। देखिए, पृथ्वी बहुत बड़ी है और इस पृथ्वी पर देश भी बहुत सारे हैं। जैसे अभी दुनिया के 195 देश है। तो अब दुनिया के कौन से देश या फिर दिशा में कोई घटना हो रही है, इसको समझने के लिए पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा। जो बचपन में हम सब ने खूब रट रट कर याद किया था, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो अभी भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, कोरिया, मलेशिया और ये सऊदी अरब जैसे, और अभी जो इराक में जो युद्ध चल रहा है, ये सब देश एशिया के अंदर आते हैं। जी हाँ, तो अब जब एशिया में इतने देश हैं, तो इनकी दिशा स्थिति के आधार पर समझने के लिए इनको 5 सब रीजन या फिर 5 उपमहाद्वीपों में इनको बांट दिया गया है, ताकि देशों की वास्तविक स्थिति को समझने में आसानी हो जाए। तो एशिया के देशों जिन 5 सब रीजन में बांटे थे, वो ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया, इन 5 भागों में इनको डिवाइड किया था। तो अब समस्या ये आ गई कि जैसे साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, जो भी अभी ये 5 सब रीजन है, इनमें से किस देश को किस हिसाब से रखेंगे। तो बाद में इन्होंने इन देशों को इनकी भूगोल, इतिहास, भौगोलिक दिशा और सांस्कृतिक समानता के आधार पर इन देशों को 5 सब रीजन में डिवाइड कर दिया। तो अब भारत की पृथ्वी के हिसाब से अगर आप लोकेशन देखेंगे तो कौन सा महाद्वीप है, तो अब भारत के साथ साथ साउथ एशिया में जो भी भारत केंद्रित उपमहाद्वीप देश है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे देश। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना जब इन साउथ एशिया में जो ये देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के साथ मिलकर जो अभी तीनों देशों के साथ एक ट्राइलेटरल ग्रुप बनाया है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि चाइना तो ईस्ट एशिया से आता है और इसमें इंडिया साउथ एशिया का है। और देखिए, चाइना एशिया के ईस्ट एशिया के हिस्से या फिर सब रीजन से आता है। और यहाँ चीन के अलावा जापान और साउथ कोरिया जैसे शक्तिशाली देश है। तो अब आपके माइंड में दूसरा सवाल ये आ रहा होगा कि जब चाइना ईस्ट एशिया में आता है और भारत साउथ एशिया में आता है, तो फिर चाइना भारत के ईस्ट एशिया के देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में ट्राइलेटरल ग्रुप क्यों बना रहा है? इसमें चाइना को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, चीन भले ही ईस्ट एशिया से है, लेकिन चीन ये अच्छे से जानता है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत पीएम बने थे, तब भारत की जीडीपी 10वें नंबर पे थी। और आज देखते ही देख 10 सालों में भारत की जीडीपी 10वें नंबर से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। अब जिन लोगों को और पत्रकारों को पिछले 10 सालों से मोदी का एक भी काम अच्छा नहीं लग रहा, उनको बस चाहे मोदी कितना भी अच्छा काम कर ले, उनको मोदी से नफरत करनी है, उनको मोदी में कमियां निकालनी है। वैसे ही चाइना को भी मोदी से नफरत है।
क्योंकि चाइना जानता है कि अगर पूरे एशिया में अगर कोई चाइना को कल टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ भारत है। और शुरू से ही जो चाइना की ग्लोबली मंशा है विश्व शक्ति बनने की, वो आपको पता ही है। तो अब अगर चाइना ग्लोबली या फिर वैश्विक मंच पर विश्व शक्ति बनना है तो सबसे पहले उस देश को कमजोर करना पड़ेगा जो उसको टक्कर दे रहा है या फिर आने वाले फ्यूचर में टक्कर दे सकता है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एशिया में अगर अब चाइना को कोई आगे टक्कर देगा तो वो सिर्फ भारत होगा। और चाइना ये कभी चाहेगा नहीं कि भारत कल दुनिया को डोमिनेंस करे, भारत तरक्की करे। अरे जब अपना पड़ोसी ही नहीं चाहता कि आप उससे ज्यादा तरक्की करे, तो एक देश चाइना जैसा देश कैसे चलेगा कि भारत उससे ज्यादा तरक्की करे। तो चाइना ने भारत को उलझाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब चाइना ने सोचा है कि मैं तो ईस्ट एशिया में हूँ, तो क्यों ना मैं साउथ एशिया में जो देश है भारत के पड़ोसी उनको साथ में लेकर एक ट्रायलेटरल ब्लॉक बना लूं और फिर उन देशों को मोहरे बनाकर भारत के खिलाफ यूज करना स्टार्ट कर दूं। और तभी तो आज भारत की जो चाइना ने ग्रुप बनाया है उसमें भारत नहीं है। तो कुल मिलाकर साउथ एशिया में चीन भारत को हटाकर दुनिया की नजर में बॉस बनना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है कि साउथ एशिया में दबदबा हमारा भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल चाइना के इस नए ट्रायलेटरल ब्लॉक में क्यों भाग गए। क्या साउथ एशिया में ऐसा कोई पहले ग्रुप भारत ने नहीं बना रखा था। देखिए हमारे साउथ एशिया में चाइना को छोड़कर ये जितने भी देश है उनका एक पहले ग्रुप था, सार्क। जी हाँ, साउथ एशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब ये साउथ एशिया के देशों का एक सहयोगी ग्रुप था जिसका उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना। जी हाँ, इसका मतलब आप ऐसे ही समझिए कि जो भी साउथ एशिया रीजन के देश है वो आपस में मिलकर शांति, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दे पर एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब जब आप पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ किसी सार्क जैसे ग्रुप में हो, वहाँ शांति, शिक्षा, सुरक्षा और व्यापार की क्या उम्मीद कर सकते हो। मतलब एक बार आप सोचो कि पाकिस्तान शांति चाहता है, पाकिस्तान शिक्षा चाहता है। अब वो कौन सी शिक्षा चाहता है और कौन सी शिक्षा देता है जिससे इनके लोग भारत में आके फट जाते हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में अभी बोला था कि हमारे साउथ एशिया में सार्क जैसा ग्रुप था, अब नहीं है। अभी आप इसको नहीं के बराबर ही समझो, क्योंकि सार्क का लास्ट 18वां समिट 2014 में जब मोदी जी पीएम बने थे तब नेपाल के काठमांडू में हुआ था। और तब वहाँ पीएम मोदी और पाक के पीएम नवाज शरीफ दोनों शामिल हुए थे। और हर 2 साल बाद भी ये समिट होता था। तो 2016 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इसका 19वां समिट होने वाला था। तब हमारे भारत में उरी आतंकी हमला पाकिस्तान ने करवा दिया था। तो भारत ने इस समिट को ये बोलकर बहिष्कृत कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देगा तब तक हम ऐसे देश के साथ किसी वैश्विक मंच पर शामिल नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तब के बांग्लादेश ने भी भारत का सपोर्ट किया था और इस समिट का विरोध किया था। देखिए तब शेख हसीना थी, ना कि आज के मोहम्मद यूनिस। तो अब आप सोच सकते हो कि मोहम्मद यूनिस कैसे भारत को कमजोर करने वाले चाइना के इस ग्रुप में जाके बैठ गया। तो अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो लोग भारत में शेख हसीना के तख्ता पलटकर देश को बहाने के बाद जो बिना डेमोक्रेसी के आज तक बिना चुनाव के मोहम्मद यूनिस के पीएम बनने की खुशी में मिठाइयां बांट रहे थे, वो आज चुप क्यों है। और जो जर्मन यूट्यूबर तब मोदी को चुनाव हराने के लिए बांग्लादेश से भारत को सीखने का ज्ञान दे रहे थे, और यही नहीं, बांग्लादेश से भारत को डेमोक्रेसी सीखने का ज्ञान दे रहे थे, वो आज इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध कर बैठे हैं। वो आज अपनी ऑडियंस को ये सच्चाई क्यों नहीं बताते हैं कि चाइना भारत को कमजोर करने के लिए पहले हमारे सार्क ग्रुप में घुसना चाहता था, लेकिन भारत जानता था कि अगर चीन इस ग्रुप में आ गया तो वह भारत विरोधी गुट बनाएगा और पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के हर फैसले को वहां पर ब्लॉक कर सकते हैं। और जब भारत ने चीन के इस दाव को सफल होने नहीं दिया तो चीन ईस्ट एशिया से हमारे साउथ एशिया में आकर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ साथ भारत के खिलाफ बुरुस बनाकर भारत को कमजोर करने में लग गया है। लेकिन इनकी ऑडियंस तो पाकिस्तानी ऑडियंस है, बांग्लादेशी ऑडियंस है। और अगर ये सब जर्मन यूट्यूबर और जो उम्र में बहुत बड़े पत्रकार है वो अभी अपनी ऑडियंस को अगर बता देंगे तो मोदी को इससे फायदा मिल जाएगा। इसलिए ये देश के खिलाफ नहीं जाएंगे, बस मोदी नहीं जीतना चाहिए चाहे देश हार जाए। और अगर ये सच बता देंगे तो लोग बांग्लादेश और मोहम्मद यूनिस की जीत की मिठाई का जो इनका सच था वो लोग जान जाएंगे। और जब सच सामने आएगा कल फिर लोग इनसे सवाल करेंगे कि मोदी, तो जो तुमने बांग्लादेश से डेमोक्रेसी सीखने का ज्ञान देकर लोगों को बेवकूफ बनाने का जो तुम चूरन बांट रहे थे, तो अब उसी बांग्लादेश में 1 वर्ष से बिना चुनाव के जबरदस्ती मोहम्मद यूनिस कब्जा करके बैठा है, वहां चुनाव क्यों नहीं हो रहे। हिंदुओं पर तो खैर छोड़ ही दो, आपकी ये कुछ बात करेंगे या कुछ बोलेंगे। तो क्या तब मोदी को हराने के बाद ये आज भारत में बांग्लादेश जैसी आज डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, वैसे ही आज ही भारत में सरकार लाना चाहते थे। और अगर इतना सच अगर आप इनको बता भी दोगे और इनसे सवाल भी करेंगे तो इनकी बेशर्मी इतनी बढ़ गई है कि ये खुद को बचाने के लिए ये तक बोल देंगे कि जब मैंने बांग्लादेश की जीडीपी और डेमोक्रेसी से भारत को सीखने का लोगों को ज्ञान पिला था तब वहां की पीएम शेख हसीना थी और बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो तब बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म कर ही रहा था
तो अब आप इनसे सवाल पूछो कि जब शेख हसीना इतना अच्छा कर रही थी, तो तुम आज मोहम्मद यूनुस जो पिछले 1 वर्ष से पीएम की कुर्सी पर कुंडली मार कर बैठा है, उस पर कोई भी वीडियो क्यों नहीं बना? तो अब आपका ये पॉइंट क्लियर होता होगा कि क्यों ये लोग मोहम्मद यूनुस की जीत पर मिठाइयाँ बाँट रहे थे और क्यों वही मोहम्मद यूनुस आज बांग्लादेश को चीन की गोद में भारत के खिलाफ मुट्ठी भर लालच के लिए बेचकर उसकी गोद में जा बैठा। और देखिए हमारे भारत के एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है इमरान खुर्शीद जी। इन्होंने अपने एक आर्टिकल में ये कहा कि चाइना जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक ट्रायलेटरल ब्लॉक बना रहा है, ये सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं है, बल्कि यूएसए जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसके उसको भी चैलेंज करता है। और देखिए वर्तमान में जो डोनाल्ड ट्रंप की फिलहाल रणनीति है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कभी ट्रंप को लगता है कि चाइना से यूएसए को नुकसान होगा तो 245% टैरिफ लगा देते हैं, और कभी लगता है कि चाइना के टैरिफ से यूएसए की वस्तुओं पर भी टैरिफ चाइना लगा रहा है तो इससे यूएसए को थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है तो टैरिफ हटा देते हैं। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल ट्रंप की रणनीति इतनी कॉम्प्लिकेटेड कि इसको देख के लगता नहीं है कि यूएसए और इंडिया मिलकर एक साथ चाइना को काउंटर करने के लिए एक साथ कोई कदम उठाने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट समिट चाइना के यूनान में ये तीनों देश बड़ी आसानी से कर चुके हैं। तो अब देखते हैं भारत सरकार इस ट्राइलेटरल ग्रुप को लेकर जो भी साउथ एशिया के इस चाइना की गोद में जाकर बैठे हैं, उनको अब कहने का वक्त आ गया है कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। लेकिन अगर कोई देश भारत के खिलाफ शत्रु की गोद में जाकर बैठता है तो भारत के खिलाफ चाले चलता है, तो अब उसको परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और देखिए बांग्लादेश जैसे देश जिनकी खुद की एक ढंग की सेना तक नहीं है, वो भी जानते हैं कि भारत वेरी सॉफ्ट पावर है, मतलब ज़्यादा कुछ कहेगा नहीं अगर हम चाइना के पास भी चले जाएँगे तो। और उनको ये भी पता है कि भारत में इंटरनल इश्यू बहुत ज़्यादा है, और कहीं न कहीं यूएसए जैसे देश भारत को एक्सटर्नल प्रेशर से शांति का पार्ट बनाने आ जाते हैं, तो अब कहीं न कहीं भारत को अपना रुख कड़क करना पड़ेगा। और हम सबको, चाहे हमारी कोई भी आपसी चुनावी विचारधारा है, उससे ऊपर उठकर देश के भारी दाँव-पेच को समझकर एक साथ खड़ा होने का वक़्त आ गया है। क्योंकि अगर हम चाइना की इसी आपसी लड़ाई की चाल में फँसे रहे, तो कल जो ट्रायंगल ग्रुप है, वो आने वाले दिनों में कब हेक्सागन, ऑक्टागन में बदल जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, और वैसे उम्मीद कम ही है क्योंकि अधिकतर लोग बीच में ही वीडियो स्किप करके निकल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक श्री राधे राधे।